माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आ गया, तो तुमको लगता था तुमको कंप्यूटर चलाना आ गया, तुमको वेब ब्राउज़र खोलना आ गया, इंटरनेट खोलना आ गया। बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट। कुछ लोग थोड़े और एडवांस हैं, उनको पता होता है अच्छा सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, रैम क्या है। वो लोग उनका उनको नॉलेज बस उतना ही है जितना वो लोग एक कंप्यूटर खरीदने में यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स सी दिस इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट डायमेंशन से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो होती है ना लेयर, क्या होती है। कंप्यूटर की ना सिंपल है, एक फिजिकल लेयर है, समझ लो। फिजिकल लेयर में तुम्हारा आ गया, जैसे तुम्हारा जो इसके एक लैपटॉप चाहे कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो कवर होता है, केस होता है, फिजिकल वायरिंग होती है, फिजिकल बोर्ड होते हैं, फिजिकल चिप्स होती हैं, उन सबको फिजिकल लेयर कहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो कुछ भी है जो तुम्हारे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर का, चाहे कंप्यूटर चाहे जो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के रखता है, वो सबको इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे बेसिकली एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होती है, सीपीयू से रैम जुड़ा होता है, रैम से हार्ड डिस्क जुड़ी होती हैं, हार्ड डिस्क से जीपीयूज भी जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर, वो एक कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसी कई सारे कंप्यूटर को अगर जोड़ दो बाहर, तो उसको लाइक आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एज इन ग्लोब कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। चाहे सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अभी पढ़ेंगे। उसमें नेटवर्क जो होती है वो बेसिकली तुम्हारे एक लोकल पीसी के अंदर भी नेटवर्क होती है और बाहर भी। लोकल पीसी के अंदर नेटवर्क क्या हुई, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी लोकल पीसी की नेटवर्क है सिंपल, जैसे मैंने एक यूएसबी केबल डाला, एक थंब ड्राइव डाली, थंब ड्राइव पीसी में डालता हूँ, ठीक है, और वो थंब ड्राइव से मेरे हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करता हूँ। तो वो जो हो रहा है, इट इज अ वायर्ड कनेक्शन। वायर जैसे अभी तुम लैन केबल ले लो, लैन केबल सब लोग समझते होंगे, इथरनेट केबल। अगर तुम अपने कंप्यूटर से लगा लो, तो तुम बाहर किसी और कंप्यूटर से बात कर सकते हो उस केबल के थ्रू। वैसी ही एक यूएसबी तुम अपने कंप्यूटर में लगा, और तुम्हारे कंप्यूटर का जो लगा यूएसबी तुम्हारे कंप्यूटर में अंदर हार्ड ड्राइव से कैसे बात करता है, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही होता है। तो नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क भी होता है और बाहर भी। तो एज ए नेटवर्क लेयर इज कवर्ड वेरी वेरी वास्टली, ओके। अब ये सब देखो, नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ, राइट। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क हमने पढ़ लिया। वर्चुअलाइजेशन आती है, अब क्या आने लगी ना दुनिया में। तुम देखोगे कि क्या होता था। एक अब एक तुम्हारे पास सीपीयू है, एक हार्ड डिस्क है, एक रैम है, ठीक है। सबको पता है रैम, हार्ड डिस्क और ये क्या होती है। हम लोग एक बार देख लेते हैं, लाइक शॉर्टली हम लोग एक बार देख लेते हैं हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू क्या होते हैं, फिर मैं इस पे आता हूँ वापस एक बार और। तो बेसिकली लेट मी गो थ्रू व्हाट इज। देखो, जो सीपीयू है ना, तुम उसको कंप्यूट से ध्यान रखो। कंप्यूट मतलब कंप्यूटेशन करना, गिनना। कोई भी चीज, उसको कुछ नहीं पता है, ना उसके पास एक मेमोरी है, एक रत्ती की मेमोरी नहीं है उसके अंदर। वो कुछ याद नहीं रखता है, उसका काम बस ये है मुझे ये बताओ, और मैं उसको उसको क्या करना है ये भी बताओ, और मैं वो करके दे दूंगा, बस मुझे ये पता है। मतलब उसको तुमको बताना रहता है, इंफॉर्मेशन भी देनी रहती है, ये भी बताना होता है क्या करना है। तो उसको कंप्यूट कहते हैं, सीपीयू, ठीक है। अब अ, अब सीपीयू में है ना, जैसे देखोगे अभी मैं तुमको टास्क मैनेजर अपना खोलता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी कैन सी दैट इफ यू गो टू परफॉर्मेंस, तुम्हारी जो बेसिक कंप्यूटर की एलिमेंट्स है ना, यहाँ लिस्टेड होती हैं, ये चार चीजें, पांच चीजें। सीपीयू, memory which is basically RAM, disk which is basically your hard disk or your storage device, internal storage है ये। वाईफाई बेसिकली इज योर नेटवर्क। अगर यहाँ पे मेरे पास ईथरनेट होता तो आई बिलीव ईथरनेट भी दिखता। और जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि इतने सारे ग्राफिकल इंटरफेस थे, उनको रेंडर करने के लिए हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, राइट। तो अब सीपीयू में देखो मैंने क्या किया है ना, तुम देखोगे तुमको 8 ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये ग्राफ को लॉजिकल प्रोसेसर पे किया। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये मेरा एक सीपीयू का व्यू है, राइट। बट इफ आई चेंज इट टू लोकल प्रोसेसर, अब मेरा क्वेश्चन है कि मैंने लोकल पे किया, लॉजिकल प्रोसेसर व्यू पे किया, तो 8 ही क्यों दिख रहा है, मतलब व्हाट इज 8, क्यों 8 है। मैं समझाता हूँ। क्या हुआ ना, एक फिजिकल देखो, एक फिजिकल सीपीयू पे ना जब इन्हों बनाने लगे, तो इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि ये एक ही सीपीयू को में कई कोर बना सकते थे।
और कई कोर, और एक कोर पे ना कई थ्रेड रन हो सकता है, राइट। जैसे मेरे कंप्यूटर का क्या है, मेरे कंप्यूटर में 4 कोर सीपीयू है, यानी एक ही सीपीयू पे 4 अलग अलग तरीके के समझ लो सेगमेंट है, जिसमें मेरे मेमोरी से कोई भी डेटा आता है तो वो 4 जगह घुस सकता है इन चारों में, ठीक है। और इन चारों में से जाके वो कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल के वापस आ सकता है, राइट। अब 4 है तो ये 8 क्यों दिख रहा है? अब ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी और आगे हो गई, हाइपर थ्रेडिंग आ गया। हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है कि एक कोर में भी, यानी एक कोर में तुम कई सारे प्रोसेस रन कर सकते हो, मतलब प्रोसेस नहीं, एक थ्रेड, एक थ्रेड मतलब एक सिंगल टास्क, कोई भी एक सिंगल टास्क को थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो अ, अब मेरे जो कंप्यूटर है, जो मैं बिलीव करता हूँ मोस्टली कमर्शियल कंप्यूटर जो होते हैं, एक कोर पे दो मल्ट टू टू थ्रेड रन हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए हर एक कोर पे मेरा 2 थ्रेड रन हो रहा है। तो जैसे मान लो ये मेरा सिंगल कोर है, इस पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूँ, और मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मैं कुछ सर्च, कंट्रोल एफ दबाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ सर्वर्स, राइट। अब देखो, इतनी ही देर में क्या हुआ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोला, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्च भी किया, राइट। तो ये सब चीज जो है, मेरे सीपीयू में जब डेटा गया होगा, मतलब प्रोसेसिंग के लिए, वो अलग अलग सीपीयू के कोर में भी जा सकता है, राइट। जैसे मान लो एक कोर में मेरा, एक कोर में चला गया कि हे ओपन अप द वर्ड, ठीक है। ये खोल ही रहा था, ये वर्ड अभी मान लो बैकग्राउंड में पूरी तरह खुल ही रहा है, तब तक मैंने कंट्रोल एफ दबा दिया, वो कंट्रोल एफ हो सकता है इसी कोर में आ गया हो, चाहे इस कोर में चला गया हो, ये कोर में गया, फिर मैंने कंट्रोल एफ मार के मैंने सर्वर लिखना शुरू किया, तो सर्वर लिखना प्रोसेसिंग शुरू हुई जब, हो सकता है मेरी इस लॉजिकल प्रोसेसर से हुई। तो बैकग्राउंड में ना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ना कई थ्रेड रन होते हैं, अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ, तुमको यकीन होगा चाहे नहीं होगा। देखो, मैंने ये वर्ड खोली है, राइट। मैं अगर ये वर्ड में जाऊँ ना, इफ आई क्लिक ऑन वर्ड एंड आई से गो टू डिटेल्स, I believe this is, I cannot see thread view, but this is, I don't know how, I'm not sure how to see this in a thread way, but then I probably this is running on a main thread. See, this is the number of thread it is saying. देखो ये 21 थ्रेड पे रन हो रही है, ओके। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक प्रोग्राम जो है ना, मेरा एक प्रोग्राम खुला, उसके लिए 21 21 पैरेलली, मतलब एक ही समय पे 21 थ्रेड जनरेट हुई, और वो 21 थ्रेड एक ही समय पे साथ साथ मिलके काम कर रही हैं। तुम समझो कि ये क्या है, बेसिकली 21 थ्रेड मतलब 21 हाथ हो गए, ठीक है। मान लो मैं तुमको कहता हूँ गाड़ी पोछनी है, तो तुम क्या करोगे, एक हाथ में पोछा लोगे, एक हाथ में तुम सैनिटाइजर चाहे कोई भी एक स्प्रे लोगे, स्प्रे एक हाथ से, राइट हैंड से स्प्रे करोगे, लेफ्ट हैंड से पोछोगे, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 2 थ्रेड, 2 हाथ। अब जब मैं प्रोसेस लिखता हूँ, जब मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखना शुरू किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है अभी, मैं इस माइक्रोसॉफ्ट मान लो इस पे प्रोग्राम लिखता हूँ, तो उस प्रोग्राम लिखने का भी एक ऑप्शन होता है कि कितना थ्रेड बनाना चाहते हो, तो मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगा, जब ये प्रोग्राम खुलेगा तो 4 थ्रेड बन जाएंगी अपने आप, और 4 थ्रेड में एक थ्रेड का काम होगा, एक थ्रेड का काम होगा बस डिस्प्ले करना, एक थ्रेड का काम होगा सर्च करना, एक थ्रेड का काम होगा ये डिजाइन चेंज करना। तो ये अलग अलग थ्रेड बन गई, राइट। तो ये देखो इसमें क्या हुआ, मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखो ये थ्रेड बनती रह रही है, जब मैं कुछ नया करता हूँ इसमें थ्रेड और बन जाती है, देखो ये 24 थ्रेड हो गई, अब पहले 21 ही थी, राइट। तो थ्रेड का मतलब हो गया एक हाथ, समझ लो। और तुम सोचो कि ये थ्रेड क्या है, मतलब कहाँ है, कैसे दिखता है, इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, बस बेसिक समझ लो कि सिंपल सी बात है, सीपीयू होती है, सीपीयू का काम बस ये है कि मुझे बताओ करना क्या है, और मुझे ये भी बताओ जो करना है वो कहाँ रखा है, कहाँ से उठाना है, कहाँ डालना है, सब मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। वो करने वाला है, सीपीयू का काम है। और करने के लिए अगर तुम अच्छा सीपीयू लिए हो तो उसके कई हाथ होंगे, अब जैसे मेरे सीपीयू के 8 हाथ हैं, यानी जब ये प्रोग्राम मेरा वर्ड वाला, ठीक है, जब मेरा ये प्रोग्राम 23 थ्रेड पे चलता होगा ना, तो एक समय पे 8 से ज्यादा नहीं चल पा रहा है, लेकिन सीपीयू इतना तेज काम करता है कि वो 23 कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, वो क्षण कुछ ही मिली सेकेंड में कर दे रहा है। समझ रहे हो? अगर मेरा पूरा वर्ड प्रोग्राम बस खुला हो और कुछ नहीं खुला हो, सिर्फ वर्ड प्रोग्राम खुला हो, और मेरे इस सीपीयू पे चले ना, तो एक समय पे बस 8 टास्क हो सकता है मेरा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। देर इज नो वे यू कैन प्रोसेस 8 more than 8 logical task. You cannot do that because my CPU can only process 8 logical processes. So but what happens, but you can see it is now handling
4222 थ्रेड वो हैंडल कर रहा है, 4224, 4221। ये थ्रेड कैसे हैंडल कर रहा है वो इतना सारा? क्योंकि वो पैरेलली कर रहा है, हाइपर थ्रेडिंग इतना तेज करता है वो कि तुमको लगता है, तुमको लगता है कि वो एक ही समय पे हो रहा है, बट वो बेसिकली आठ, एक टाइम पे आठ ही कर सकता है। ठीक है, बट वो ओवरऑल देखो 4000 से ज्यादा थ्रेड मेरा हैंडल कर रहा है। 4000 थ्रेड कौन से हैं, मतलब ये सारे अगर मैं ये गिनूं ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो 4000 थ्रेड मेरे रन हो रहे हैं अभी मेरे कंप्यूटर में। ठीक है। अब थ्रेड जो शब्द है ना उस पे ज्यादा मत जाना, अभी तुम जैसे जैसे कंप्यूटर और पढ़ोगे और ज्ञान होगा, चाहे जब इसमें डीप जाओगे तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है। तो कंप्यूट का मतलब हो गया प्रोसेस, टास्क प्रोसेस करना। ठीक है, कंप्यूट से रिलेटेड कुछ शब्द मैं बताऊंगा, शब्द याद रख लो। प्रोसेस होती है, प्रोसेस का मतलब होता है जैसे मेरा एक बार मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ये एक प्रोसेस है। अगर मैं एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दूं, इमेजिन आई ओपन वन मोर वर्ड, right? I open one more word, right? This, you can see this is a new document. This becomes another process. I can prove it to you. You go to process, you click on this, you will see there is number 2 showing here. One is process number document 1, and another is process 00 tpac b. This is another document. So there are two Microsoft process. अब मैं डॉक्यूमेंट 1 में जाके देखता हूँ कि इसके थ्रेड कितने हैं। आई बिलीव ये सॉरी गलत हो गया। आई बिलीव, लेट मी सी, इसके ये ओवरऑल दिख रहा है साथ में मिलके, बेसिकली 24 थ्रेड यूज हो रहे हैं, वो 24 थ्रेड इधर उधर यूज कर रहे हैं। एनीवे, लेट्स गो टू द अनदर वर्ड विच इज थ्रेड। थ्रेड मीन्स एक कितना हाथ दे दिया एक प्रोसेस को, मतलब तुमने एक कंप्यूटर, एक प्रोग्राम खोला, एक प्रोग्राम के खुलने को ही प्रोसेस बोल दिया। ठीक है, उसको प्रोसेस बोलते हैं। आप उस प्रोग्राम को कितने हाथ दे दिए उसको थ्रेड बोल लो। और वो थ्रेड, और उसके बाद बस ये हो गया, ये प्रोग्राम से रिलेटेड है। अब कोर ये है, वो कोर क्या शब्द है? कोर शब्द का मतलब ये है कि तुम्हारे एक सीपीयू में ना कितने भाग हैं, मतलब एक सीपीयू एक टाइम पे कितने भाग, कितने एंट्रेंस है, कितना गेट है उसके पास, कहाँ कहाँ से कितने जगह से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो कोर हो गया। और हाइपर थ्रेडिंग मतलब हो गया कि एक गेट में ना कितने लोग घुस सकते हैं। मान लो एक गेट चौड़ा हो तो दो लोग घुस सकते हैं, करेक्ट? लेकिन एक ग्रेट बहुत नैरो हो तो एक ही लोग घुस सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं? जैसे मान लो हम लोग की कई सीढ़ी देखी होगी, कई सीढ़ी की स्टेप बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो तुम एक समय पे दो दो कदम बढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी एक स्टेप बहुत बड़ा बड़ा होता है तो एकदम एक समय पे एक ही स्टेप ले सकते हो, राइट? सिंपल सी बात है। तो ये सारी जो शब्द थी ना, remember this, these are the word definition, these are the actually keyword that you should remember associated with the word compute or associated with the word CPU. Okay, process, threads, core, and hyper threading. Okay, let's go to now process architecture. This will be become very too much for you, but I will give you one example. Okay, uh, uh, सीपीयू के आर्किटेक्चर होते हैं, राइट? रिस्क और सिस्क जो मेन है, जो मेन है मार्केट में, RISC और CISC, प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि ये दोनों है क्या? बेसिकली RISC जो है ना उसका फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इन, मैंने कहीं लिखा नहीं है क्या? गजब यार। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट समथिंग, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन, आई बिलीव, वट एवर। और ये जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऐसे है। आर्म जो होता है ना वो बेसिकली वो कम पावर लेता है, लेकिन जैसे मान लो ये पता है आर्म कहाँ होता है? कोई बता सकता है इसमें से? if anybody can tell you, if anybody can tell me, I'll be very happy. Can anyone tell me what is, where is ARM processor use? स्मार्टफोन। Very good. स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, जैसे जो घड़ियां होती हैं, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, उनमें आर्म प्रोसेसर यूज होता है। क्यों? क्योंकि उनमें बैटरियां कम होती हैं और वो ज़्यादा पावर नहीं खा सकती हैं, इसलिए आर्म प्रोसेसर जो है कम पावर खाने वाला प्रोसेसर है, उसमें यूज होता है। और आर्म, सब लोग सोचते थे कि इतना पावरफुल नहीं है जितना सिस्क होता है, राइट? जितना सिस्क आर्किटेक्चर होता है, बट नहीं, आजकल आर्म भी बहुत स्ट्रांग निकल रहा है। तुम देखो कितने लोग फोन को यूज कर रहे हैं बिटकॉइन माइन करने के लिए, कई लोग फोन को यूज कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो आर्म प्रोसेसर भी बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है ओवर द टाइम। अगर 20 साल से देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रो किया है, राइट? तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट जो आर्किटेक्चर है। कॉम्प्लिकेट आर्किटेक्चर जो होती है ना सिस्क, वो दो टाइप की होती है, x86 और x64। ठीक है, ये x86 तुम सोचोगे क्या है, राइट? वो बेसिकली एक इंटेल का नाम देने का तरीका था, वो एक चिप का नाम देते थे। और x86 उसके बाद जो था ना, सीधे उन्होंने 32
X886 जो थी ना 32 बिट ही है, बट उसको X86 कहते थे। 86 क्यों कहते हैं, 32 क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मैं तुमको समझाता हूँ, अगर कोई बता सकता है तो फिर बताए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बट आई बिलीव नो बडी वुड नोइंग। Anybody can tell me why if you go to program files you can see program file x86 and program file like this? Can anyone tell me? Anyone? Nobody, I believe. Okay. uh have I note anywhere? Let me see. कहीं मैंने कमेंट लिखा है क्या? हाँ, देखो, मैंने यहाँ कमेंट लिखा है, मैं तुमको ये सब फाइल भेजूंगा। x86 ना कम्स फ्रॉम द प्रोसेसर सीरीज ऑफ इंटेल। इंटेल क्या करता था ना, चिप्स बनाता था, सीपीयू चिप। सीपीयू चिप क्या होती है, समझ रहे हो ना सब लोग? आई नो, आई बिलीव एवरीबडी नो व्हाट सीपीयू चिप इज, राइट? तो वो चिप के नाम देता था, 8001, 8002, 8003, ऐसे कर करके उसने नाम दिए थे। उसका लास्ट चिप जो था ना इस सीरीज का, 8086 था, 8086। तो इसलिए वो क्या करता था, चिप का नाम इतना बड़ा ना लिख के ना, जब भी लेता था वो एक्स लगा देता था, क्योंकि सबकी तो 80 ही होती है। और वो एक एक्स लगाता था और वो बताता था X86 है, एक्स इसके बाद आने वाला था X87। लेकिन इतने में ही क्या होता है कि दुनिया में काफी चेंजेस हो जाती हैं, और इंटेल को पता चलता है कि इट कैन क्रिएट अ 64 बिट सीपीयू ऑल्सो, चिप ऑल्सो। तो इसलिए उसने क्या किया, X86 को लास्ट रखा था इस सीरीज का, विद 32 बिट आर्किटेक्चर। उसके बाद उसने 64 बिट वाला बना दिया। ठीक है, तो 64 बिट का नाम उसने 64 ही रखा, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ओके, तो इसलिए वो 64 बिट आर्किटेक्चर जो होती है वो X64 के नाम से जाना जाता है। और जो 32 बिट है वो 8001 से लेके 8086 तक थी। और लास्ट X86 था, इसलिए तुमको आज भी X86 देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट सीरीज है फॉर द 32 बिट। ओके, ये है बात। ओके, आई विल नॉट गो डीपर देन दिस। मैं तुमको एक नया इन्फॉर्मेशन देना चाहता था X86 के बारे में और 64 के बारे में। दैट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू। आर्म के बारे में बता दिया। आर्म प्रोसेसर बेसिकली रिस्क प्रोसेसर है, जो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, माइक्रो कंट्रोलर, रोबोट्स इसमें यूज होते हैं ताकि पावर कम खा सके। और सिस्क प्रोसेसर सर्वर्स में यूज होते हैं, कंप्यूटर्स, पीसी, डेस्कटॉप्स में यूज होते हैं। ओके, मेन डिफरेंसेस देख लेते हैं। सिस्क जो है एम्फेसिस ऑन हार्डवेयर, रिस्क एम्फेसिस ऑन सॉफ्टवेयर। सिस्क मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइज एंड फॉर्मेट्स, रिस्क में इंस्ट्रक्शन ऑफ सेम सेट विथ फ्यू फॉर्मेट्स। आई बिलीव आई शुड नॉट गो इनटू दिस, इट विल बी टू मच फॉर यू गाइस। ओके, जब तुम लोग और डीप हो जाओगे देन यू कैन कम एंड आस्क मी। ओके, आई डोंट वांट टू गो एंड बोर यू विद ऑल ऑफ दिस। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, ये कीवर्ड याद कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो। ठीक है, सीपीयू के शब्द से कीवर्ड रिलेटेड हैं कंप्यूट, प्रोसेस, थ्रेड। ये बेसिकली एक प्रोग्राम में यूज, एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम खोलते हो तो एक प्रोसेस, एक थ्रेड ऐसे खुलता है और यूज करता है सीपीयू ऑब्वियसली। कोर भी रिलेटेड है सीपीयू से और हाइपर थ्रेडिंग भी रिलेटेड है सीपीयू से। सो रिमेंबर दीज कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद द सीपीयू। नाउ कम एंड रिमेंबर दीज कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद द मेमोरी। मेमोरी मतलब हुआ रैम। ओके, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई लोग मेमोरी बोलते हैं, लेकिन मेमोरी और भी चीज हो सकती है। ओके, मेमोरी रजिस्टर्स भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बस ये शब्द याद कर लो कि जब मेमोरी बोला जाता है तो रजिस्टर्स भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है और रैम भी हो सकता है। ओके, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, रैम की काफी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। पहले एस रैम था, डी रैम आया, एस डी रैम आया, फ्लैश मेमोरी आई। कई सारी रैम के जो है प्रोग्रेस चलते रहते हैं इनकी इंडस्ट्री में। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट है वो DDR3 है, आई बिलीव, नो सॉरी, DDR4। ओके, DDR4 एस डी रैम है। ओके, इट्स एन एस डी रैम, DDR4। ओके, बस इतना ही जानते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी। ये मैं अभी थोड़ा सा देर बाद बताता हूँ। स्टोरेज देखते हैं। ठीक है, स्टोरेज मतलब डिस्क, जो कि यो यहाँ पे था। देखो, मैंने सीपीयू बता दिया, मेमोरी बता दी। ठीक है, डिस्क बताता हूँ आप। मेमोरी, अच्छा ठीक है, कोई बता सकता है कि ये मेमोरी वॉलेटाइल होती है कि नॉन वॉलेटाइल? कैन एनीबॉडी टेल मी? Dude, are you guys even listening or not? Okay, let's move on anyway.
Okay, let's go to the storage, which is disk. डिस्क में जो होती है वो तुम्हारी जैसे हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टिप्स, फ्लॉपी डिस्क, ये पहले होती थी, राइट। उसके बाद फ्लैश स्टोरेज आ गए, जैसे एसएसडी, यूएसबी, एसडी कार्ड। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज का भी समय था एक समय, सीवी, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। ऑनलाइन स्टोरेज अब आ गया, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारी जो टाइप होती हैं सब स्टोरेज के टाइप हैं। ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज। विंडोज क्या स्टोरेज सिस्टम यूज करता है? विंडोज फाइल सिस्टम स्टोरेज यूज करता है। कैसे पता? तुम कोई भी चीज देखोगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में फाइल की तरह होती है। जैसे क्लिक करो, ये फाइल है, इसमें जाओ, ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जाओ, फाइल, ये देखो, हर चीज एक फोल्डर आर्किटेक्चर जो है ना, ये फोल्डर में जाओ फिर फाइल मिलेगी, ऐसे इसको फाइल सिस्टम कहते हैं। ओके, फाइल स्टोरेज सिस्टम। तो विंडोज जो है फाइल स्टोरेज सिस्टम यूज करता है। ओके, वी विल नॉट गो मोर इनटू दिस वन। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही मैं आऊंगा अभी। नेटवर्क से रिलेटेड देख लेते हैं। नेटवर्क में स्विच, it will be again too much. Okay, forget about it. let me come to let me come to this one again. Okay, अब अगर राजन, अमन, वासु, ओम, तुम चारों सुन रहे हो, तो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आज की दुनिया में जो कंप्यूटर चल रहे हैं, सर्वर्स चल रही हैं, चाहे कोई भी आईटी इंडस्ट्री चल रही है ना, सब ना, एक तो पहली बात है राम भरोसे ही है। क्योंकि किसी को ना सब कुछ नहीं पता है, मैं तुमको गारंटी से दे सकता हूँ। बहुत लोग, कम लोगों को बहुत कुछ पता होती है, सब लोग स्पेशलाइज है। मतलब किसी को ना बस फिजिकल के बारे में पता है, तो किसी को एप्लीकेशन के बारे में, किसी को बस ये पता है, और किसी को बस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है। ठीक है, और वो उसमें भी पता है ना, उसमें भी उसको सब नहीं पता है। और क्यों नहीं पता है और क्यों नहीं पता हो सकता है? क्योंकि ये सब चीज ओवर द 100 ईयर बने हैं। ओके, यू कैन नेवर नो ऑल ऑफ इट। और कोई ऐसा महारथ इंसान मैंने नहीं देखा जो तुमको बताना चाहता हो। सब ना, सबको ये लगा रहता है कि मुझे पता है, मैं अपने अंदर रख लूं, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप ऑन कीपिंग द नॉलेज इनसाइड देम। आई एम टेलिंग यू, इज इट वेरी बैड, बिकॉज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टीच। ओके, रिमेंबर, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, अपने कल की बात तुमको आज बस 17% याद होती है। लेकिन अगर तुम किसी को पढ़ाते हो, लाइक टीच करते हो, तो तुमको वो पढ़ाते जो है 95% याद रहती है। ये दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। व्हेन यू टीच, यू रिमेंबर 95%, बट व्हेन यू ओनली डिड समथिंग एंड रिमेंबर, यू ओनली बस वो नीचे होता जाता है, याद रखना। कल तुमने क्या किया ना, अगर मैं तुमसे पूछूं, तो तुम मुझे मोटा मोटा चीज बता पाओगे, बट दैट विल बी ओनली 17% ऑफ द 100% थिंग दैट यू डिड यस्टरडे। यू कैन नॉट टेल मी एवरीथिंग, बट व्हेन यू टीच समवन, you remember 90 to 95%. So it is very good to teach. Okay, so when you learn from me today, you go teach someone else. Okay, so कंप्यूटर के लेवल दुनिया में मैं वही बता सकता हूँ कि फिजिकल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? सीपीयू, रैम, रोम इतने बढ़िया होने लगे कि अब क्या हुआ ना, अब सॉफ्टवेयर लोगों ने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन निकाला। कह रहे तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है, तो एक कंप्यूटर पे एक ही क्यों रन करो, दो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर लो। मतलब मेरे ही कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी मैं रन करूं, और मैं लिनुक्स भी रन कर लूं, चाहे मैक भी रन कर लूं। और ये क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे, कभी कभी देखोगे, तो सीपीयू मेरा कितना परसेंट यूज हो रहा है, देख लो। कितना परसेंट यूज हो रहा है? मेरा 24% सीपीयू ही है। मेरे पास रैम भी है, तो मैं 59% रैम ही यूज कर रहा हूँ। मैं तो अपना डिस्क तो 1% भी नहीं यूज कर रहा हूँ, 0% यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है, सीपीयू एक समय पे काफी काम कर सकता है, रैम बहुत कुछ ले सकता है, रोम के पास तो जगह ही जगह है, तो क्यों नहीं तुम एक पे वर्चुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। वर्चुअलाइजेशन का मतलब यही है कि कैसे इतने ही जगह में इतना ही सीपीयू लो, इतना ही मेमोरी लो, इतना ही डिस्क लो, लेकिन अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सको, चाहे अलग ही कोई चीज कर सको, उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम बेसिकली कर विद द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू रन मेनी अदर थिंग्स इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। ओके, वी विल नाउ गो टू गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या होती है कि अब वर्चुअलाइजेशन कर ली, मान लो तुमने किसी तरीके से वर्चुअलाइजेशन कर लिया। अब वर्चुअलाइजेशन कर लिया, अब रन क्या करोगे? अब लोगों को तो हमेशा कमांड लाइन तो पसंद नहीं है ना। अब मैं हर समय कमांड लाइन से नहीं ना कर सकता हूँ। जैसे मुझे देखना है मेरा आईपी क्या है, जब मुझे देखना है कि मेरा
मैंने कितनी आज तक वाईफाई कनेक्ट की है, मान लो फॉर एग्जांपल, ये मैंने आज तक इतनी वाईफाई कनेक्ट की है, राइट। मुझे किसी को पिंग करना है google.com, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चाहे कुछ भी करनी है, अब मैं हमेशा ऐसे तो कर नहीं सकता ना, अब मुझे यही चीज करनी हो तो मैं यहाँ पे भी जाके देख सकता हूँ, राइट, ऐसे क्लिक किया, ये तो ये सारी चीज जो करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि इंटरफेस दे लोगों को और इजीली काम करने के लिए। तुम लोग खुद सोचो यार कि मैंने जितना नीचे से लेके ऊपर तक बोला ना, यहाँ तक तुमने कि कभी ध्यान नहीं दिया होगा आज तक। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि तुमको बना बनाया मिल गया है, राइट। आज भी अगर तुम देखोगे आदमी इसी लेयर में रहता है, एप्लीकेशन, मतलब मैंने एक फोटोशॉप बना ली, मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया, मैंने एक कुछ कर लिया तो मैं महान हो गया, मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। दैट इज नॉट करेक्ट। वी कैन नॉट रीच हेयर बिफोर द sacrifices ऑफ ऑल these layers। और जो एप्लीकेशन आज हम लिखते हैं ना, हमारे हमसे 20 साल पहले लोग लिख लिख के हमारे लिए लाइब्रेरी बना गए हैं ताकि आज हम इजीली काम कर सकें। इसलिए हम्बल बहुत जरूरी है ना, हमेशा हम्बल रहना, किसी को दू थूक नहीं करना है, किसी को कम नहीं समझना है, किसी को ज्यादा नहीं समझना है। तुम लोग आराम से ये देखो कि आज भी जो तुम्हारे पास है वो हमारे पूर्वजों की त्याग है, ठीक है। और हमेशा जो भी सीखो उसको सिखाने में लगे रहो, क्योंकि उससे तुमको याद रहेगा, ठीक है। अब अब क्या हुआ ना, तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई का मतलब क्या है? बेसिक चीजें हो गई, मतलब अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम ये बता देगा कि तुम्हारी कंप्यूटर में समय कितना बज रहा है, वाईफाई कनेक्ट हो गया है कि नहीं है, माइक्रोफोन चल रहा है, स्पीकर चल रहा है, माउस हिला रहे हो तो कहाँ जा रहा है, कीबोर्ड दबा रहे हो तो कीवर्ड आ रही है कि नहीं आ रही है, कैमरा खोल रहे हो तो कैमरा आ रहा है कि नहीं। ये सब बेसिक काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब इसके बाद ना हम मुझे कुछ अलग ही करना है, जैसे मुझे करना है कि अगर मैं ये फाइल खोलूँ ना तो मुझे एक अच्छा सा व्यूअर खुले। तो एडोब ने कहा अच्छा ठीक है मैं प्रोग्राम बना देता हूँ एक। तो एडोब ने अपना प्रोग्राम बना दिया, इसको एप्लीकेशन बोलेंगे। एप्लीकेशन बनाया किसने? एडोब ने। एप्लीकेशन का नाम क्या दिया? नाम दे दिया एडोब एक्रोबैट डीसी। अब काम क्या करता है? काम ये करता है कि कोई भी फाइल खुलते हो तो ऐसे दिखता है, एडिट भी कर सकते हो, मतलब ऐसे साइन ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ऐसे कर सकते हो, उसमें कुछ लिखना है लिख सकते हो। ये जो एप्लीकेशन जो बनाई है वो एडोब ने बनाई है, तो ये एप्लीकेशन लेयर है, ओके। इट इज कॉल्ड दिस एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन का काम क्या होता है मोस्टली? कई एप्लीकेशन का काम होता है डेटा सेव करना, राइट। जैसे ईआरपी है जो अभी मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं ईआरपी में जाने से पहले मैं तुमको ये बेसिक बताना चाह रहा था। अब एप्लीकेशन मतलब ईआरपी हो गई, ईआरपी क्या होती है मैं तुमको तह तक बचाऊंगा, बस अभी ये थोड़ा और सुन लो। डेटा लेना होता है और डेटा के बाद यूजर एक्सेस आइडेंटिटी, ये सारी चीजें होती हैं जो वी विल नॉट गो थ्रू राइट नाउ, ओके। दिस इज अ बिग थिंग। Can anybody just say if they are okay with what I'm doing? So I'm going to go ERP now, full on ERP talk. Is everybody okay with so far? Hello? Yeah, yeah, bro. All Yes. Yeah, it's Okay, okay. okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Rajan, are you here? Hello? ओम, ओम भाई सुन रहा है? तब कोई नहीं सुन रहा है? अच्छा ठीक है ना, कोई हाँ बात नहीं है हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं। हाँ ठीक है, ओके। अभी मैं बेनिफिट ऑफ क्लाउड में नहीं जाऊंगा। और एक चीज है, ध्यान देना है, जो मैं स्क्रॉल करके दिखाता जा रहा हूँ ना, तुम अपने दिमाग में फिट कर लो। ये सारी चीज में मुझे इंफॉर्मेशन है, डीप, डीप नहीं तो 50-60% है। लेकिन मैं तुमको सब नहीं बता सकता हूँ एक ही समय पे, ओके। तो मैं तुमको बस दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें होती हैं, अगर तुमको कुछ जानना है ये लेयर के बारे में, कि अरे भैया ये क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सर्विस, प्लेटफॉर्म ऐसा सर्विस, सॉफ्टवेयर ऐसा सर्विस, ये क्या होता है भैया मुझे बताओ। तो ये सब चीज तुम याद रखो, बाद में मुझसे पूछना, ओके। मैं बस दिखाते जा रहा हूँ, ओके। ये एक्चुअली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वी विल नॉट गो हेयर राइट नाउ, we will not even talk about cloud right now, we will go to straight away आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन, मैं तुम लोग को हाइपर कन्वर्ट्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ बट दैट विल बी टू मच फॉर टुडे। वर्चुअल एडी ईमेल, ये सब रहने दो अभी, ठीक है। वी विल नॉट गो हेयर।
बेसिकली ये सारी चीज जो मैं तुमको दिखाते जा रहा हूँ ना, कॉर्पोरेट कोई भी कंप्यूटर कंपनी में जाओगे, चाहे कोई भी एक कॉर्पोरेट कंपनी जाओगे, मल्टीनेशनल कंपनी कहीं भी, ये सब होता ही होता है। देखो, हर कंपनी में ईमेल यूज होती है, ठीक है। हर कंपनी में माइक एक्टिव डायरेक्टरी होती है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है नहीं पता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, अभी मत पूछना। हर कंपनी में सर्वर होते हैं, सर्वर में वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। हर कंपनी में नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज होते हैं, ठीक है। सीपीयू, रैम, रोम, सब चीज की ज्ञान होनी चाहिए, तभी तुम अच्छी परचेज कर पाओगे। हर कंपनी में ना स्विच होती हैं, ठीक है, नेटवर्क, स्टोरेज होता है। ये सारी चीज जो है ना, सब तुम्हारे एक कॉर्पोरेट आईटी कंपनी से रिलेटेड ही है, ठीक है। वी विल नॉट गो हेयर नाउ। अब मैं तुमको फुल ऑन ईआरपी में ले जा रहा हूँ, जहाँ पे तुमको पता चलेगा कि ये ईआरपी होती क्या है। अब मैं ये सीधे सिर्फ एप्लीकेशन लेयर में आया हूँ ना। रिमेंबर, आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली एप्लीकेशन नाउ। फुल ऑन ईआरपी होता क्या है अब। ओके, अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ। ईआरपी का मतलब है ना, ईआरपी का फुल फॉर्म है, लेट मी क्लोज दिस and let me zoom this more so you can see. Okay, ERP का फुल फॉर्म है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब क्या हुआ कि मेरी एंटरप्राइज को मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ। मैं एक ना, मैं मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही शादीशुदा हैं, मिस्टर अमोन दुबे एंड मिस्टर रमेश उपाध्याय, राइट। तो इनको मान लो, इनको अपनी घर चलानी हो, राइट, मतलब बेटा भी देखना है, बीवी भी देखनी है, घर में इतने खर्चे हैं, बिजली चल रहा है, पानी चल रही है, मेरे घर में सामान क्या रखा है, सामान क्या कम होने वाला है, राशन आने वाला है, राशन जाने वाला है, कितना खर्चा आने वाला है, ये सब हम लोग ना, इसको होम साइंस बोलते हैं, राइट, होम रिसोर्स प्लानिंग कह लो। ऐसी ही एक कंपनी जो होती है, इससे 20 गुना नहीं, 1000 गुना बड़ी होती है। अब जैसे मेरी कंपनी ले लो, मेरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ बांखुंथियन वाले प्लांट में, यानी जिस प्लांट में मैं जाता हूँ, 1000 लोग काम करते हैं। ओके, दो मतलब दो जगह 115 130 मिला के 1000 लोग, तो कितना हुआ? इट इज 10 नहीं, 100 टाइम्स मोर देन अस। ओके, हम लोग कितने हैं यहाँ पे, मेरी घर में मान लो 3 लोग हैं, 3 लोग से 300 गुना ज्यादा है ना, राइट। 300 गुना बड़ी कंपनी है वो, 300 गुना बड़ा, उसको सब देखना है, कितना राशन आया, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना बिजली चला, कितना पानी खर्च हुआ, कितना क्या खर्च हुआ। तो इतना बड़ा चीज को देखने के लिए ना सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अरे ठीक है, घर में हो, 3 लोग हो, तो बिना सॉफ्टवेयर में भी फोन में लिख लिया, एक्सेल में बना लिया तो चलता है। बट इतनी बड़ी कंपनी में ना ये सब नहीं चलता है, तुमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हर डिपार्टमेंट को जोड़ के रखता है, और जोड़ के कहाँ ले आता है, हर ईआरपी का जो हृदय है ना, जो हार्ट, जिसको हुआ चाई बोलेंगे, हुआ चाई थाई में, और हृदय में धड़कन और दिल कह लो, वो अकाउंटिंग है। ओके, अकाउंटिंग जो होती है हर ईआरपी की, जो है हार्ट है, दिल है, हृदय है, बीच में है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट को कुछ नहीं जानना है, अरे मेरा एचआर वाला कुछ भी कर रहा हो यार, आज मतलब दिया 12, चाहे आज फिंगरप्रिंट स्कैन लिया नहीं लिया, इंटर ट्रेनिंग दी नहीं दी, मुझे ये बताओ भाई खर्चा कितना हुआ, मुझे बस मोटा मोटा ये पता होना चाहिए। तो सब चीज ना जुड़ के अकाउंटिंग में आती है। तो व्हाट डज इट हेल्प? ईआरपी हेल्प्स कंपनीज स्टेक होल्डर्स टू मैनेज देयर बिजनेस फंक्शंस विद अ सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। मतलब ईआरपी एक सिस्टम बनाती है जिससे हर डिपार्टमेंट जुड़े रह सकते हैं, और जो मालिक है उसको बस एक जगह से सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। मुझे पता चल सकता है कि मेरे पास कितना सब्जी पड़ी हुई है, कितना सब्जी खत्म होने वाला है, मुझे पता चल सकता है कि मेरी बिजली का खर्चा कितना आने वाला है, मुझे पता चल सकता है कि मेरी जो बाकी मेरा एक्सपेंसेस है, लोटस, टेक्सको, मैक्रो का क्या होने वाला है, मुझे पता चल सकता है कि इस महीने मुझे कितना पानी लगने वाला है, कितना पानी लग गया है। मैं पिछले मैं अपने 10 साल का इंफॉर्मेशन भी उठा के देख सकता हूँ कि अरे आज का पानी का बिल बहुत ज्यादा आ गया, जरा देखूं 5 महीने पहले तक का डेटा मेरा कैसा था। तुम ये सब कंपेयर भी कर सकते हो, ये सब ईआरपी में ही देख सकते हो, राइट। तो मैं जो हूँ ये फुल ऑन, ये पूरी ईआरपी की जो पूरी चीज है ना, ये सब चीज मैं एक अकेला जो हूँ देखता हूँ और देख सकता हूँ। ओके, तो आई ऑल्सो नो I can say 60%. I know 60% about inventory, 60% about service, human resource, MRP, purchasing, CRM, sales, financials, और भी होती हैं, प्रोडक्शन, इनसे भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, इतनी नहीं है बस। ओके, मान लो राजन को नौकरी लगती है, राजन एक कंपनी में जाता है, और राजन एक प्रोडक्शन वाला आदमी होता है, ठीक है।
तो राजन आएगा इस कंपनी में, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया। ठीक है, राजन ने कंपनी को बहुत सारा मदद किया, प्रोडक्शन किया। 1 लाख पीस बनते थे बस, राजन ने क्यूसी क्वालिटी क्वालिटी में हमेशा 10,000 पीस कैंसिल हो जाते थे, राजन ने उसको 5,000 पीस सही करवा दिया। राजन ने कोई प्रोसेस सही किया और 5,000 पीस बस वेस्ट होता है, और 5,000 पीस वेस्ट नहीं होता है। तो अब कंपनी की प्रोडक्शन कितनी हो गई, यहाँ 1 लाख थी अब 1,05,000 हो गई। राइट। तो ये सब डेटा राजन बस एक छोटा सा हिस्सा है जो राजन यहाँ पे डालता है, और यहाँ तक दिख जाती है और मैनेजमेंट को पता चल जाता है, अरे वाह, तो हमारी इस प्रोडक्शन यूनिट में 1 लाख पीस होती थी, बट आज इस महीने 1,05,000 पीस होनी शुरू हो गई। तो ये सारी डेटा बैठे बैठे एक जगह से देख पाना को ही ईआरपी कहते हैं। ओके। इसमें कैरियर क्या है, अगर तुम इसमें नौकरी करना चाहते हो इस लाइन में, तो इसके 3 कैरियर होती हैं मोस्टली, फंक्शनल, टेक्निकल और टेक्नो फंक्शनल। इसमें से मैं कौन सा हूं, मैं हूं टेक्नो फंक्शनल, यानी मुझे टेक्निकल भी आती है और फंक्शनल साइड भी आता है, तो मैं टेक्नो फंक्शनल हूँ। ओके। अब मैं, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, खुद की बनाई हुई नहीं कहूंगा, ऑनलाइन ही खोजी है, बट बहुत बढ़िया लिखा है मैंने। इसको ध्यान देना तुम लोग, कि हर बिजनेस सॉफ्टवेयर का काम क्या है। मतलब हर ईआरपी को करना क्या चाहिए। अभी कोई तुमसे पूछ ले, यार ईआरपी को करना क्या चाहिए, अच्छा यहाँ यूजर डेटा डाल रहा है, बस उसमें डाल दे और उधर से रिपोर्ट बना दूं और वो मैनेजमेंट देख ले, बस यही नहीं। हर ईआरपी का काम होता है वीएसपी, जिसको मैं वीएसपी बोलता हूँ। वीएसपी मतलब वेलोसिटी, यानी मेक थिंग्स फास्टर। यानी जो काम मैं 3 मिनट लगाता था, अब मेरी ईआरपी आने की वजह से मुझे 1.5 मिनट लगना चाहिए, नहीं तो ईआरपी लाने का खाद कोई फायदा है। ठीक है, तो वेलोसिटी, मेक थिंग्स फास्टर। सिंप्लिसिटी, जो पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था वो सिंपल होना चाहिए। ईआरपी अगर ये नहीं कर पाता है तो वो सक्सेसफुल ईआरपी नहीं है। तो मेक थिंग्स सिंपलर। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मेरे बिजनेस को फायदा ही नहीं हो रहा है, अरे तुमने ठीक है काम भी तेज करवा दिया, मेरे यूजर को काम भी हल्का करा दिया, अब यूजर रिलैक्स होता है, बीच में फेसबुक भी चला लेता है, इंस्टाग्राम भी चला लेता है, और बीच में ईआरपी में भी डेटा डाल लेता है, क्योंकि तुमने बहुत से सिंपल और अच्छा सिस्टम बना दिया, लेकिन मेरे को तो प्रॉफिट ही नहीं हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी लानी चाहिए ईआरपी को। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कोई ईआरपी लाता है, डेटा से। पहले डेटा डलती है, उसका मैनेजमेंट को ऐसा डेटा दिखाओ, ऐसे तरीके से करो कि काम बच जाए, समय कम लगा, चीज ज्यादा आसान हो गई, तो काम प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए। तो वो भी जब कर पाए, ये 3 चीज कर पाए ईआरपी, तो उसको सक्सेसफुल ईआरपी कहेंगे, चाहे बिजनेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हर कंपनी में यूज हो सकता है, ये बहुत जनरल है, इसलिए तुम इसको याद कर लो। ठीक है, वेलोसिटी, सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। अब आते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर ना, तुम शब्द देखोगे बिजनेस सॉफ्टवेयर, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर मार्केट में आज बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है। ये फेसबुक वेसबुक कुछ भी नहीं है। फेसबुक कितनी जगह यूज होता है, अरे फेसबुक दुनिया भर में यूज होता है, बट फेसबुक एक अकेला एक सॉफ्टवेयर है ना, सोशल प्लेटफॉर्म है। बट जो हर कंपनी में चाहिए होता है ना, वो ये सारी बिजनेस सॉफ्टवेयर होती है। हर कंपनी में ईआरपी चाहिए होता है, हर कंपनी में किसी चाहे छोटी चाहे बड़ी सीआरएम चाहिए होता है। वो अलग बात है, उन्होंने यूज किया है, चला रहे हैं, उन वो उनके पास है कि नहीं है पता नहीं, बट हर कंपनी में सीआरएम चाहिए होता है, हर कंपनी में एसआरएम चाहिए होता है, हर कंपनी में एससीएम चाहिए होता है, और हर कंपनी में पीएलएम चाहिए होता है। मतलब हर कंपनी में नहीं, डिपेंड ऑन, बट यही है तुम्हारे 1 2 3 4 5। अगर तुमने ये 5 बिजनेस सॉफ्टवेयर सीख लिए मेरे से, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, कोई ऐसा जॉब नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, चाहे नहीं समझ सकते। यही 5 सॉफ्टवेयर है मालिक, और कुछ नहीं है, मेरी बात गठबंधन कर लो। यही 5 सॉफ्टवेयर बस चलते हैं इस पूरे आईटी इंडस्ट्री, चाहे कोई भी कंपनी में। इसको छोड़ के कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूँ। एक बार और फिर से सुन लो, ईआरपी, सीआरएम, एसआरएम, एससीएम, पीएलएम। ईआरपी क्या है बता दिया ऑलरेडी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में 3 बिजनेस फ्लो देख लो मेरे से, बहुत आसान है। ऑर्डर टू कैश, यानी मेरा कस्टमर मुझे परचेज ऑर्डर देता है, मेरा कस्टमर मुझसे कहता है मैं तुमसे सामान खरीदना चाहता हूँ। मैं ईआरपी में सेल ऑर्डर बनाता हूँ, मैं शेड्यूल्स बनाता हूँ, मैं डिस्पैच एडवाइस बनाता हूँ, मैं डिलीवरी ऑर्डर बनाता हूँ, मैं इनवॉइस बनाता हूँ। इनवॉइस अपने कस्टमर को देता हूँ, कस्टमर को सामान भी देता हूँ, इनवॉइस भी देता हूँ। कस्टमर को सामान मिलता है, कस्टमर को सामान अच्छा लगता है, मेरा इनवॉइस भी मिल गया है, तो कस्टमर मुझे पैसे देता है। जब मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मेरा ये एक बिजनेस फ्लो खत्म हो जाता है। इसको बोलेंगे ऑर्डर टू कैश, यानी ऑर्डर मिलने से मैं उसको ऑर्डर पहुंचाऊं और उससे पैसा लूं तक फ्लो को ऑर्डर टू कैश फ्लो बोलते हैं।
ठीक है, ऐसे ही प्रोक्योरमेंट टू पे होता है। प्रोक्योरमेंट टू पे का मतलब क्या है? अब मैं वो तो खरीदने वाला था ना, वो तो मेरे से कस्टमर खरीद रहा था, मैं बेचने वाला फ्लो था, राइट, ये सेल फ्लो है। अब परचेज फ्लो देखो, परचेज फ्लो क्या है? मुझे खरीदना भी तो पड़ेगा, अरे मुझे माल बनानी है तो मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। मुझे मामा फाट खाना है तो मुझे मामा भी तो खरीदना पड़ेगा, और पत्ता गोभी भी तो खरीदनी पड़ेगी मामा फाट बनाने के लिए। तो वो परचेज जो फ्लो होती है, यानी परचेज रिक्विजिशन बनाने से लेके वेंडर को इंक्वायरी भेजने तक, वेंडर को पीओ भेजने, वेंडर इंक्वायरी, पीओ परचेज ऑर्डर, माल रिसीट कर लिया, मतलब मेरे पास माल आ गई, उसको मैंने उसको मैंने डेप्टर्स बना दिया, अकाउंट पेएबल्स में चढ़ा दिया, और उसको मैंने पे कर दिया, मतलब पैसा दे दिया, तक प्रोक्योरमेंट टू पे फ्लो बोलते हैं। यानी माल को खरीदना है जानने से लेकर माल को खरीदने के लिए उसको ऑर्डर भी दे दिया, परचेज ऑर्डर, उसने माल मेरे को लाके पहुंचा भी दिया, इनवॉइस भी मुझे दे दी, उसकी इनवॉइस को मैंने अपने अकाउंटिंग में डाल भी दिया कि अरे मैंने ना इससे सामान खरीदा था इतने बाट का, मुझे पैसे देने हैं। और जब जब दिन आती है जिस दिन पैसे देने होते हैं, और पैसे भी दे दिए, तब तक को प्रोक्योरमेंट टू पे बोलते हैं, यानी खरीदने से लेके पैसा देने तक। प्लानिंग टू प्रोडक्शन, अब ये देखो हर बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि कई बिजनेस का काम है बस खरीदो बेचो, तो उनको बस ये दो फ्लो से मतलब है। लेकिन कई बिजनेस जो होती हैं वो बनाती भी हैं, जैसे मेरी कंपनी है। तो प्लानिंग टू प्रोडक्शन जो होती है वो भी एक फ्लो होता है। कैसे? अच्छा, अब तुम्हारा कस्टमर आता है, परचेज ऑर्डर देता है तुमको, तुम्हारे कस्टमर, तुम सिस्टम में सेल ऑर्डर बनाती हो। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट को पता चलता है, अरे हमारे पास तो सेल ऑर्डर आ गया, हमको माल बेचना है। तो वो क्या करती है, चाहे फोरकास्ट देखेगी, मतलब क्या फोरकास्ट है, चाहे जो सेल ऑर्डर, उसके बेस पे वो प्लानिंग करना शुरू कर देगी। अरे मेरे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं है, अरे क्या पता मेरे पास एफजी ही पड़ा हो तो मैं सीधे बेच सकती हूँ। अरे मेरे पास मशीन खाली है कि नहीं है, मशीन, क्योंकि उस मशीन पे खाली होगी तभी तो मैं रॉ मटेरियल डालूंगी और फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी। अरे मेरे पास मोल्ड खाली है कि नहीं, अरे मेरे पास आदमी है कि नहीं उस मशीन में बैठने के लिए। ये सारी चीज प्लानिंग जो होती है करती है। ये प्लान कर लिया तो फिर तुम जॉब बनाओ, मतलब जॉब ऑर्डर बनाओ, प्रोडक्शन टीम को भेजो, प्रोडक्शन टीम जो है रॉ मटेरियल विड्रॉ करेगी, प्रोडक्शन करेगी, और वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देगी। यानी माल को बनाया और माल को वेयर हाउस में भेज दिया, मतलब एक जगह पैक करके रख दिया, ताकि जब बेचने वाला दिन आए उसको वहां से बेच सकें। वहां तक को प्लानिंग टू प्रोडक्शन बोलेंगे। ओके एवरीबॉडी, दिस इज अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन फॉर यू, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर जो हर जगह यूज हो रहा है, वो क्या है? सीआरएम। सीआरएम बहुत सिंपल है। मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर को कैसे मैनेज करते हैं रे बबुआ। जैसे स्वामी हरिहर जी कहते थे, कस्टमर का मतलब क्या है? जिसके आने से मेरी कष्ट मर जाए, मतलब मेरी कष्टी थी ना रे, मेरी जिंदगी में बड़ा दुख दर्द था यार, उसके आने से कष्ट मर गया, इसलिए कस्टमर बोलते हैं। बट ये सच्चाई नहीं है, ऑनेस्टली मीनिंग कस्टमर का ये है कि जो मेरा ग्राहक है। तो ग्राहक, यार मेरे पास एक ग्राहक हो, दो ग्राहक हो तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे मेरे पास 500 600 ग्राहक हैं, समझ रहे हो? हाँ, सोचो मेरे पास एक नहीं, होक्सिप नहीं, होकलॉय कस्टमर हो ना, 6 नहीं 60 नहीं 600 कस्टमर हो, और एक कस्टमर मेरे से एक चीज लेता हो तो ना, कभी एक कम वक्त मतलब 10 लाख पीस ये वाला लेता है, और 20 लाख पीस बॉटल लेता है, 10 लाख पीस कैप लेता है, और 20,000 पीस चम्मच लेता है प्लास्टिक वाला मेरे से। तो मुझे ये सारी प्रोडक्ट ये वो उसको मैनेज करना है। तो मैं, ये सेल्स टीम के लिए ना एक अलग से सॉफ्टवेयर बनता है, उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर से हम संबंध बना के रख सकें। सिंपल होता है ये फ्लो, मैं तुमको समझाता हूँ। मुझे मुझे ये माल, मुझे आज ना तुम लोगों को सिखाना था, मैं इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सिखाता हूँ तुमको कैसे। मुझे बनाना था तो पहले मैंने प्रोस्पेक्ट्स बनाया, इसके फ्लो को बोलेंगे प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर। मैंने क्या किया, मैंने प्रोस्पेक्ट बनाई, मैंने लिस्ट बनाई। अच्छा, राजन आ सकता है जो कि बहुत तेज और शातिर है, और बैचलर भी कर चुका है। अमोन दुबे जो स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन उसको कंप्यूटर भी सब कुछ आती है। ओम जो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में घुसने वाला है, और फोटोशॉप और कंप्यूटर ग्राफिक्स में महारत ही साल लिया है। वासु जिसकी क्रिएटिविटी का अनगिनत है, कोई बात ही नहीं है। रमेश मामा जो ये सब चीज तो उनको बोर हो रहा होगा ये सब सुन के। ये सारी चीज का मैंने प्रोस्पेक्ट बनाई, लिस्ट बना ली। ठीक है, मुझे पता चल गया अरे ये 5 लोग हैं, इन्हीं को मैं यूज करूंगा। मैं 5 लीड को मैंने लीड बनाई मतलब फोन नंबर डाला, सबका लिख लिया। ठीक है,
मार्केटिंग टीम को बनाई यार कि भाई ये 5 लोग है ना, मुझे इन्हीं को बेचना है। मार्केटिंग टीम कोशिश शुरू हो गई, अरे कैसे बोले क्या करें कि ये लोग आ जाए, कैसे बोले ये लोग को यकीन हो जाए कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, नहीं मेरे ही प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है, जब वो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, मार्केटिंग टीम कहती है अरे ये मान गए ये लोग, मार्केटिंग क्वालिफाई लीड, तो मैं सेल्स टीम को दे दूंगा। सेल्स टीम मेरी क्या करेगी, सबको फोन करेगी। अ, तब तक फोन करेगी जब तक वो एक बार माल खरीद ना ले मेरे से, यानी जब तक वो मेरे पास पढ़ने ना आ जाए एक बार। सेल्स टीम फोन करेगी जब, अरे भाई आइए ना, अरे खरीदिए ना, अरे आइए ना, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ना, 10 मिनट सुन लीजिएगा, अरे बीच में आइए 5 मिनट ले लीजिए, आइए। तो ये सेल्स टीम करती रहेगी। सेल्स टीम तब तक करेगी जब तक वो अपॉर्चुनिटी जो है कस्टमर में ना बदल जाए। कस्टमर का मतलब क्या हुआ, आया मेरी कोर्स को ज्वाइन किया, मेरे कोर्स को पूरा सुना, एक बार वो मेरा कस्टमर है। अब कस्टमर मेरे से दोबारा मेरे पास आता है, लॉयल्टी मैंने क्रिएट कर दी, वो मेरे को छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको मेरा ही माल पसंद आ रहा है, तो उसको लॉयल्टी क्रिएट कर दी। तो यहां तक मैं अपने कस्टमर को ले आ सकूं, मुझे बीच में कई पड़ाव पार करने होते हैं। तो इसलिए हम सीआरएम यूज करते हैं, जिसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, इसकी की बेनिफिट्स हैं, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर, इंटर टीम एफिशिएंसी और हाई सुपरविजन। इंटर टीम एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अब सोचो मेरी कंपनी में 20 सेल्स लोग काम करते हैं, सिर्फ 20 सेल्स वाले, फॉर एग्जांपल, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 11-12। अब 12 लोगों 200 लोगों को हैंडल कर रहे हैं। मैं बैठा मैनेजर, मुझे जानना है कि यार मेरे 11 के 11 लोग कर क्या रहे हैं भाई, कौन सा किस कस्टमर के पास गया, कौन सा किस कस्टमर के पास गया तो क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या नया कस्टमर ला रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसलिए सीआरएम का एक और फायदा है, तुम अपनी टीम को भी मैनेज कर सकते हो एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये सारी फायदा है। अब आते हैं एसआरएम में, जो तुम्हारा तीसरा बिजनेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये तीसरा बिजनेस सॉफ्टवेयर, और तुम इन पांचों में से किसी एक में महारत हासिल कर लो ना, तुमको जॉब मिल जाएगी। तुमको जॉब जॉब इन्हीं इन्हीं के आसपास होती है, यही होती है जॉब, इससे अलग होती नहीं है कोई। ठीक है, एसआरएम आते हैं, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे यहाँ कस्टमर को रिलेशन मैनेज करते हैं ना, यहाँ सप्लायर से करते हैं। अब तुम सोचोगे सप्लायर से क्या मेंटेन करना, अरे सप्लायर को फोन करो, बोलो माल चाहिए हो देगा, उसको तो गर्ज है बेचने का। गलत, तुम सोच रहे हो बट बहुत छोटी सोच रहे हो गुरु। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, तुमको माल बेचना भी तो है, और मान लो अगर कल माल तुम्हारे मार्केट में माल कम पड़ गया, तो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास डिमांड है। तुम्हारा कस्टमर कह रहा है अरे यार मुझे प्लास्टिक बॉटल भेज दो 10 लाख पीस, लेकिन तुम्हारे पास प्लास्टिक रेजिन ही नहीं है, तुम कैसे भेजोगे। तो कई कई जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी यूज करती हैं। क्यों यूज करती है, मैं तुमको एक और फायदा बताता हूं, और तुम्हारे पास सबसे बड़ा फायदा बताता हूं। रिलायंस, रिलायंस का नाम इसलिए लिया क्योंकि इंडिया में बैठा है राजन, और यहाँ के लिए बताता हूँ, जो यहाँ के लोग हैं इंडोरामा। बताओ क्या गजब गुरु, मतलब क्या कर दिया सोचो। सप्लायर रिलेशनशिप क्या किया, जिससे माल खरीदते थे उन्हीं को खरीदते चले गए, मतलब उस कंपनी को ही पूरा खरीद लिया। इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। यू अंडरस्टैंड, तुम अपने रिस्क को डिवाइड कर रहे हो। अब ये सब डेटा आता कहां से है, जब तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर हो, और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब आती है ना, तो तुम्हारी रिलेशनशिप विद वेंडर इजी होती है, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई रहता है, मतलब तुमको कभी डर नहीं रहता है कि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। अभी मेरी रॉ मटेरियल खत्म होने वाली है कि मैंने सप्लायर को बोला, सप्लायर ने मुझे माल भेज दी, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप अच्छी है उससे। हाई सुपरविजन, यानी तुम्हारे पास सुपरविजन भी अच्छा रहता है कि मैंने माल ज्यादा नहीं खरीद लिया, माल कम नहीं खरीद लिया, मेरी माल का रेट जो है ज्यादा होने वाला है तो मैं पहले से खरीद के रख लूं, मेरी माल का रेट कम होने वाला है तो मैं उसको क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी यूज कर लूं। तो ऐसे चीज जो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से आती हैं। और इसी दौरान तुमको पता चलता है अरे यार मेरा सप्लायर से मैं ना मैं 60-70% खरीदता हूँ यार, मेरा पैसा बच जाएगा, चाहे ये कंपनी बहुत अच्छा करे, मैं इसको इस पूरी कंपनी को ही खरीद लेता हूँ। ऐसे ही किया ना इंडोरामा ने और रिलायंस ने। रिलायंस किस सेक्टर में नहीं है, पेट्रोकेमिकल में है, केमिकल भी है, पेट्रोल पंप भी है, केमिकल भी है, पैकेजिंग में भी है, मतलब खुद की ग्रोसरी शॉप भी खोल दी, मतलब गुरु सब करते ही जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, मतलब रिस्क डिवाइड करना, जिससे खरीदते हैं जिसको बेचते हैं वो हम ही क्यों ना बन जाए। समझ रहे हो, हम ही अपने आप से ही खरीदेंगे, हम ही अपने आप को बेचेंगे। समझ रहे हो, ऐसे ही इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ना तुमको एसआरएम जरूरत पड़ती है और सीआरएम, तुमको समझ में आने लगेगा कि क्या किया जाए, ग्रोथ प्लान बनती है तुम्हारी। अब आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
ये ना गुरु बहुत ही ट्रिकी चीज है। सप्लाई चेन ना ये बेसिकली सबको कवर कर लेती है। ईआरपी, सीआरएम, एसआरएम, पीएलएम सब इसी में आ जाता है। बहुत वास्ट चीज है ये सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ देख लो, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, लॉजिस्टिक कंपनी, मेरा कस्टमर, ये सारी सप्लाई चेन की हैं। मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूं। तुमको एक मेजी का कोक चॉकलेट वाला दूध पीना है, इसकी सप्लाई चेन में कौन कौन आएंगे? अगर कोई बता सकता है तो बताए। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन टेल मी नाउ। कैन एनीबडी टेल मी? एक मिनट बस, मेरे पास 2 मिनट और लगी, मम्मी आ गई। अच्छा कोई नहीं, मैं बता देता हूँ भाई, सुन ले मेरी भाई, अगर तुम लोग सुन रहे हो बहुत ध्यान से सुनना। सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ, मुझे मुझे दूध खरीदनी है ना, तो सप्लाई चेन में आ गया गाय जिसने दूध दी, दूध जिसने दोहा, उस दूध को जिसने पैकिंग की और मैन्युफैक्चर तक भेजा, मेजी, सीपी मेजी कंपनी तक। सीपी मेजी ने उस दूध में चॉकलेट डाली, उस दूध को फिर छोटे बॉटल में डाला, उस छोटे बॉटल मैन्युफैक्चरर तक, राइट। वो मैन्युफैक्चरर से किया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी रिटेल शॉप में डाल दिया, रिटेल शॉप तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी यूज हुई, लॉजिस्टिक कंपनी ने रिटेल शॉप में जब माल दिया तो रिटेलर ने जो है पैसा कलेक्ट करना था, पैसा कलेक्ट करने के लिए उसने ट्रू मनी यूज कर ली, एआईएस बिल यूज कर लिया, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया। तो ये सारी चीज सप्लाई चेन में आती है। अगर इसमें से एक भी बंदा लुढ़कता है, मेरे भाई बता रहा हूं ध्यान देना, एक भी बंदा लुढ़कता है, तुमको फायदा, तुमको फर्क पड़ती है। तुम खुद सोचो, मुझे मुझे दूध बनानी है, मेरी गाय दूध ही नहीं दे रही हो तो सप्लायर। अच्छा मुझे दूध बनानी है, सप्लायर ने दूध भी रखी है, बट कोई लॉजिस्टिक वाला ही नहीं है जाके दूध ले आने के लिए। सप्लायर ने दूध बना दी, लॉजिस्टिक भी है, लेकिन साला अलग ही दुनिया में है, उस दुनिया से यहाँ तक लाने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लायर के पास तो 50 गैलन है, मुझे 2 ही गैलन चाहिए, तो मैं 2 गैलन सप्लायर से क्यों बात करूंगा सीधे, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करूंगा ना कि भाई मेरे को 2 ही देनी है, 2 ही दे दे मेरे को। तो डिस्ट्रीब्यूटर, इस सब चीज ना जुड़े हुए हैं भाई, एक मरता है सब मरने के लगे रहते हैं। इसलिए कई कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती हैं, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी करती हैं। यानी वो ध्यान देती हैं कि मेरे से ऊपर मेरे से नीचे जितने लोग हैं, अलग कंपनी, ये बेसिकली अलग ही कंपनी, वो क्या कर रही है, अरे क्या होने वाला है उनके साथ, अरे कुछ खराब तो नहीं होने वाला है, अरे मेरे को प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड फीचर्स, डिमांड फोरकास्टिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, शिपिंग, सप्लायर सोर्सिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीज इससे आती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। की बेनिफिट, रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट, टाइम एफिशिएंसी, क्वालिटी में बढ़ाव आती है, इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, तुम्हारी कोलैबोरेशन अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल फ्रॉम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जो मैंने बताया रिलायंस और इंडोरामा के बारे में, कि तुमको अगर सप्लाई चेन अच्छे से पता चल जाए तो तुम खरीदारी कर सकते हो ऊपर नीचे। अरे साला ये डिस्ट्रीब्यूटर ठिका नहीं रहा, मैं इसको ही खरीद लेता हूँ, ये सप्लायर भी मैं खरीद लेता हूँ, अरे मैं रिटेलर भी बन जाता हूँ, मैं लॉजिस्टिक भी बन जाता हूँ, मैं सब ही बन जाता हूँ, तो सप्लाई चेन मेरे हाथ में हो गया ना। तो कितना टाइम एफिशिएंसी हो गया, कितनी क्वालिटी में बर्ताव आ गई, अरे मेरे पैसे भी तो कितने बचने शुरू हो गए और प्रॉफिट भी आना आ गया। एक आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये भी एक होती है, ये हर जगह नहीं यूज होती, ये वहीं होती है जहां पे किसी को प्रोडक्ट बनाना होता है। जैसे एप्पल, एप्पल की एक टीम होगी जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, वो हर साल बताती है, अरे भाई भाई देख, इस बार ना आईपैड 4 आ गया, आईपैड एयर, अगली बार आईपैड एयर 5 लाएंगे, अच्छा तो क्या करा जाए? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई, उधर से 2 इंच ऐसे कर्व कर देंगे और इधर से 3 इंच ऐसे बढ़ा देंगे और उधर बटन दे देंगे, नहीं नहीं बटन नहीं, ऐसा करते हैं बटन नहीं, कुछ भी नहीं देते हैं, जैक भी है जैक भी हटा देते हैं, हाँ हाँ वो सही रहेगा। तो ये जो करते हैं ना खुरापाती दिमाग, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाले हैं, इनका काम है यही है बस, कि कैसे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाना है। ठीक है, ये बैठे रहते हैं, इनका काम रहता है रिसर्च करो, इनोवेट करो, डेवलप, प्रोटोटाइप बनाओ, एक पहले सैंपल बनाओ, फिर सैंपल को टेस्ट करो, उसके बाद लॉन्च कर दो। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। डूड एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद मी, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन टीच यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू गाइस हैव टू येट लर्न. But today is the last, that is the last thing I have to say today. Everybody, thank you so much. I'm going to say Om Ucharan at the last and I'm going to cut off. Thank you again for everybody to listening with me. Okay. Okay. Jai Shri Krishna. Take care. Have a good day.
And until next time, whatever questions you have, please text me. Thank you so much, everyone. Bye bye.